नमस्कार दोस्तों रिसेंटली शांति बिल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। क्या है कि सरकार ने ये जो बिल है इसको अप्रूव कर दिया है और बताया जा रहा है कि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आज तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा, जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये खबर, कैबिनेट गिव्स नॉट टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर अंडर एटॉमिक एनर्जी बिल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये शांति बिल एग्जैक्टली है क्या, अभी तक भारत क्या पॉलिसी अपना रहा था, अब क्यों बदलाव करने की जरूरत पड़ी, क्या इससे कोई खतरा तो नहीं होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी फाइनल माइल सेल चल रहा है जिसके तहत कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। स्पेशली मान लीजिए 2026 का अगर आप एसआईपी सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेते हैं जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, ये आप ले सकते हो। या फिर 2027 का जो बैच है, 2027 की अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए शांति बिल का मतलब क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। तो ये जो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल है 2025 का, इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये दिखाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि अभी तक सभी कुछ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड सिर्फ सरकार ही करती थी, यहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं था, लेकिन अब फाइनली इसको अलाउ किया जा रहा है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि आखिरकार अभी तक न्यूक्लियर पावर में प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों नहीं अलाउ किया गया था। बेसिकली क्या है ना कि यहां पर दो मेन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी भारत के अंदर हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर की तरह माना जाता था, तो सरकार इसको एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 उसके अकॉर्डिंगली यहां पर करती थी। तो यहां पर क्या था कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड जो एंटिटीज हैं उन्हीं को परमिट किया हुआ था, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब देश में जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स हैं वो एनपीसीआईएल ही रन करती है। फिर इसके अलावा भवानी हो गया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सब कुछ सरकार के अंडर में ही आता था। अब क्वेश्चन ये है ऐसा क्यों किया गया, स्टेट के लिए मोनोपोली क्यों की गई। देखो आपने देखा होगा भारत की जो जर्नी स्टार्ट हुई 1991 तक, वैसे तो ज्यादातर सब कुछ चीजें सरकार के अंडर में थी। 1991 में हमने चीजों को लिबरलाइज किया, ज्यादातर चीजें लिबरलाइज हो गई थी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को अभी भी स्टेट के अंदर में रखा गया था, क्योंकि यहां पर नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न था, रेडिएशन और सेफ्टी रिस्क का खतरा था, इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस मीट करना था, हाई कैपिटल कॉस्ट लगता था, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड था। तो इसकी वजह से सरकार ने अपने अंडर में ही इसको रखा, लेकिन यहां पर इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स होने लग गई, जैसे कैपेसिटी एडिशन नहीं हो पाया। अगर सरकार कितना करेगी, सब कुछ सरकार नहीं कर पाएगी ना, कितना आखिरकार पैसा लगाएगी। फिर इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के ऊपर काफी डिपेंडेंसी बढ़ गई कि सरकार के पास वैसे ही रेवेन्यू कम है, दूसरी जगह खर्च करना है, वेलफेयर के लिए खर्च करना है, तो यहां पर पैसा उतना खर्च नहीं कर पाती थी। फिर एडवांस जो टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशन है उसमें लिमिटेड एक्सेस था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहां पर होने लग गए इसकी वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि शांति बिल क्यों लाया जा रहा है। देखो यहां पर कई सारे कारण है। पहला है भारत का एनर्जी और क्लाइमेट कमिटमेंट। भारत का एम है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन अचीव करें, 2047 तक हमारा न्यूक्लियर कैपेसिटी 100 गीगावाट का होना चाहिए, और अभी कितना है, लगभग 8 गीगावाट, तो बहुत कम है। तो इतना अगर हमें पहुंचना है तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि इंटरमिटेंट है, क्या जैसे कभी सूरज आया तो आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं आया तो नहीं मिलेगी, हवा चल रही है तो विंड एनर्जी मिलेगी, नहीं तो। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, आपको स्टेबल बेस लोड पावर प्रोवाइड करता है, लगातार आपको पता है कि ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्लीन एनर्जी होता है, एनर्जी सिक्योरिटी हमें अचीव होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा यहां पर लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनली मॉडल है। बेसिकली एनपीसीआईएल अलोन कैन नॉट मोबिलाइज 15 से 20 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, उसके मान का नहीं है ना कि इतना सब कुछ कर सके। तो ग्लोबल एक्सपीरियंस यही दिखाता है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से बहुत चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया। जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है कि अभी भारत के अंदर नहीं है, लेकिन अब इसको बनाने की तैयारी चल रही है। क्या होता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब ये हुआ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर जिसकी पावर कैपेसिटी 300 मेगावाट से कम की है, उतना है या फिर उससे कम की है, और वहीं जो नॉर्मल कन्वेंशनल रिएक्टर्स होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है 700 से 1600 मेगावाट, ये बड़े होते हैं। तो मॉड्यूलर का मतलब होता है कंपोनेंट्स जो कि फैक्ट्री में बने हुए हों,
ट्रांसपोर्टेड टू साइट एट असेंबल्ड लाइक मॉड्यूल्स। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है हमारे देश में, तो उसको जो भी कुछ बनाया जाता है ना, वहीं पर उसी लैंड पर सब कुछ बनाया जाता है। लेकिन ये जो छोटे वाले रिएक्टर्स होते हैं, ये आपका फैक्ट्री में बनते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करके साइट पर लगाया जाता है और तुरंत वो फिट हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है उसको बनने में 10 से 15 साल लगता है, बड़े बड़े। लेकिन ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, इसको फैक्ट्री में बनाकर आप आसानी से शिप कर सकते हो और 3 से 5 साल में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें टाइम 1/3 लगता है, कॉस्ट भी कम हो जाता है और जल्दी आसानी से हो सकता है। तो ये अब तैयारी चल रही है कि देश के अंदर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लाए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि शांति बिल क्या क्या चीजें प्रपोज करता है। सबसे पहला तो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना, मतलब इस बिल की वजह से जो भारत में प्राइवेट कंपनीज हैं वो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, रिएक्टर्स को ऑपरेट कर सकेंगे, कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे, न्यूक्लियर इक्विपमेंट को बना सकेंगे, जो फ्यूल फैब्रिकेशन हो गया सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें अभी भी ऐसी रहेंगी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में जो सिर्फ सरकार के अंडर में ही रहेंगी। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, उसकी फैसिलिटी वो जाहिर सी बात है सरकार अलाउ नहीं करेगी प्राइवेट प्लेयर को। फिर इसका एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग हो गया, क्योंकि यहां से डर होता है नॉन प्रोलिफरेशन का, मतलब प्रोलिफरेशन का, कि चीजें लीक ना हो जाएं। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट हो गया, ये सरकार अपने अंडर में रखेंगी। तो ये सारी चीजें अभी भी सरकार में रहेंगी ताकि खतरा ना हो, यहां पर प्राइवेट प्लेयर के हाथों में गया तो कहीं वो चीजें लीक ना कर दें। अच्छा, दूसरा है यहां पर एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। ये जो 1962 का कानून है, इसमें एक्सक्लूसिवली जो राइट्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में दिया हुआ है। तो अब यहां पर लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क लाया जा रहा है प्राइवेट एंटिटीज के लिए। सेफ्टी और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन होगा कि अगर कुछ हादसा हुआ, गलत हुआ, तो प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी, पेनल्टीज कितनी होगी। तो ये सारी चीजें अब बदलाव की जाएंगी इसके अंदर में। अच्छा, यहां पर न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम में रिफॉर्म लाया जा रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो सबसे बड़ा हर्डल था, भारत के अंदर कोई भी प्राइवेट या फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आना चाहता था न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर। इसका सबसे बड़ा कारण है 2010 का ये जो रूल आया था 2010 में। इसमें क्या किया गया था, ऑपरेटर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी ला दी गई थी। मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी को कोई ऑपरेट कर रहा है देश में, मान लो, और वहां पर कोई हादसा होता है, तो उस हादसे से कितना ज्यादा यहां पर उसका लायबिलिटी होगा, कितना नुकसान होगा, कितना उसको भुगतान करना पड़ेगा, ये अनलिमिटेड कर दिया गया। 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, कितना भी उसके ऊपर लायबिलिटी आ सकता है। फिर क्या है कि जो सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज है, उसकी वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी डरे हुए थे कि यहाँ पर फॉरेन की कोई कंपनी अगर सप्लाई करना चाहती है भारत में इक्विपमेंट, और उस इक्विपमेंट की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी। फिर इसके अलावा ये था कि भारत का जो कानून है वो ग्लोबल कन्वेंशनल से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और इसीलिए आप देखोगे तो जैसे अमेरिका के कई कंपनीज वगैरह हैं, वो भारत को ये रिएक्टर्स नहीं देना चाह रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहां पर जो शांति बिल लाया गया बेसिकली, उसमें क्लियर कैप लगा दिया गया है। जो ऑपरेटर होगा, जो चलाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर को भारत में, उसके ऊपर मैक्सिमम कितनी जिम्मेदारी होगी वो लिमिट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो सप्लायर की लायबिलिटी है उसको भी रैशनलाइज किया जा रहा है। न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल को एक्सपैंड किया जा रहा है। यहां पर भारत एक प्रकार से जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी नॉर्म्स है उसके करीब जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू। फिर इसके अलावा रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। यहां पर प्रपोज किया गया है कि एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी भारत में बनाई जाएगी। तो बेसिकली क्रिएट क्या किया जा रहा है, स्पेशलाइज्ड लाइसेंस बॉडी जो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करेगी प्राइवेट सेक्टर को। न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है, तो जैसे आपने एनजीटी सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट से रिलेटेड मामलों को सुनता है, तो वैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई मामला है तो इस ट्रिब्यूनल के अंदर उसकी सुनवाई होगी। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है ना, प्रमोटर अलग होंगे, रेगुलेटर अलग होंगे। प्रमोटर जैसे एनपीसीआईएल जो ऑपरेट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फिर रेगुलेटर होगा जो सेफ्टी अथॉरिटी होगा, जो रेगुलेट करेगा चीजों को। मतलब ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, क्रेडिबिलिटी बनाई जाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताया ये जा रहा है कि एफडीआई में बदलाव किया जाएगा। 49% तक एफडीआई अलाउ किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहां पर कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं हमारे कंपनी, जैसे यूएस के साथ, फ्रांस, रशिया, जापान के साथ। एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज आएंगी भारत के अंदर, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मैंने आपको बताया, इसकी भी शुरुआत होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बिल है ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहला, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी।
अभी हमारा जो डिपेंडेंस है कोयला के इंपोर्ट के ऊपर, फॉसिल फ्यूल का मार्केट वैसे इतना वॉलेटाइल है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, फिर ये क्या करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी हमें राउंड द क्लॉक क्लीन पावर सप्लाई करता है। फिर दूसरा है क्लाइमेट एक्शन, यहाँ पर हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो न्यूक्लियर पावर के थ्रू हमें मिलता है। यहाँ पर भारत जो है पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट को मीट कर पाएगा और जो हमारा लॉन्ग टर्म डीकार्बनाइजेशन गोल है वो अचीव हो पाएगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आएगा, मैसिव इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा जिसकी वजह से हैवी इंजीनियरिंग को बूस्ट मिलेगा, कंस्ट्रक्शन हो गया, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, और इसकी वजह से जो हाई स्किल सेक्टर में जॉब क्रिएशंस होता है ये सब चीज़ें हो पाएंगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो पाएगा, इसकी वजह से जो इंडिजिनस रिएक्टर डिज़ाइन है वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा देश में। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर रिमोट एरियाज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वो हो सकेंगे। फास्टर एडॉप्शन होगा नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहला कि अगर आप प्राइवेट हाथों में चीज़ों को दे रहे हो तो यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। चेरनोबिल, फुकुशिमा, ये सब यादें अभी भी हैं। प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव से चलता है ना, और पब्लिक सेफ्टी का यहाँ पर मामला है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। रेगुलेटरी कैपेसिटी, मतलब भारत को इंश्योर करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर देश में इंडिपेंडेंट रेगुलेशन हो, जीरो कॉम्प्रोमाइज़ हो सेफ्टी स्टैंडर्ड में, तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल रेसिस्टेंस, पब्लिक रेसिस्टेंस भी आता है। कहीं पर भी न्यूक्लियर पावर बनना है तो आपने देखा होगा वहाँ पर काफ़ी विरोध वगैरह होता है कि हमारे एरिया में मत बनाओ। ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट की ज़रूरत है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ग्लोबल कंपैरिजन, यूएसए के अंदर प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती हैं रिएक्टर्स को, फ्रांस में जो है स्टेट लेड विथ प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है, यूके में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, चाइना में बेसिकली स्टेट डोमिनेट करता है कुछ कमर्शियल डिसिप्लिन के साथ, और भारत में यहाँ पर अब फाइनली शांति बिल पास होने के बाद हाइब्रिड रेगुलेटेड मॉडल आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो अभी तो क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मामला पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाकर पहले इसको कमेटी में भेजा जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में, वहां से चीजें लौटकर फिर पार्लियामेंट डिबेट में आएंगी और फिर जो है पार्लियामेंट से पास होगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे और फिर उसके बाद रूल्स, लाइसेंसिंग नॉर्म्स, सेफ्टी रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ों पर ड्राफ्टिंग की जाएगी और फाइनली प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री फेज मैनर में हो सकेगी। तो ये जो बिल था दोस्तों, आई होप कि अब आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इतना बड़ा गेम चेंजर बोला जा रहा है देश के लिए। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है ये बेसिकली किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है ये आपको बताना, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, इस समय फाइनल माइल सेल के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप हमारे किसी भी कोर्स, किसी भी बैच के ऊपर ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर दे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।